हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर लॉसेस। ट्रांसफार्मर लॉसेस, ट्रांसफार्मर में लॉसेस कितने प्रकार की होती हैं, ये क्यों होती हैं, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इन लॉसेस को निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए मेरे वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो है ट्रांसफार्मर के पार्ट फर्स्ट और सेकंड बनाए हैं। यदि आपको देखना तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स देखिएगा, लॉसेस पहले देखते हैं लॉसेस होती है क्या। तो ध्यान देना, लॉसेस ये हमारा ट्रांसफार्मर है। जैसे हमने यहाँ पे हमारा इनपुट है, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। तो जितनी पावर हम इनपुट में देंगे उतनी ही पावर अगर हमें आउटपुट में प्राप्त होती है तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस नहीं है। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई भी कंपोनेंट्स नहीं है, मोटर, जनरेटर या ट्रांसफार्मर ऐसा कोई भी नहीं है जो जिसमें लॉसेस ना होती हो। प्रत्येक में लॉसेस होती हैं। तो ध्यान देना, जितनी पावर हम इनपुट में देंगे उससे कम पावर अगर हमें आउटपुट में प्राप्त होती है तो हमारी लॉसेस वहां होंगी, वहां हमारी लॉसेस होंगे। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर हमारा जो होता है ये स्टैटिक डिवाइस होता है और ये म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? तो ध्यान देना, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, ये हमारी दो कुंडलियां हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत होता क्या है। तो ये हमने कहता है कि दो कुंडलियां हैं, ये प्राइमरी या सेकेंडरी है मान लो। तो कहता है कि जब एक कुंडली में बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या धारा के मान में परिवर्तन करते हैं या धारा को बंद कर देते हैं तो स्वतः प्रेरण द्वारा दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ध्यान देना, जैसे ट्रांसफार्मर हमने बताया कि एक स्टैटिक डिवाइस होता है, इसमें कोई भी मूविंग कॉन्टेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसमें जो लॉसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल होते हैं, मैकेनिकल लॉसेस नहीं होते, क्योंकि इसमें घूमने वाला पार्ट कोई नहीं होता है। अब लॉसेस होती कितने प्रकार की हैं? तो ध्यान देना, ट्रांसफार्मर में हमारे दो प्रकार की लॉसेस होती हैं। नंबर एक हो गया हमारा आयरन कोर लॉसेस, या इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट लॉसेस, या इसी को हम कहते हैं फिक्स लॉसेस। नंबर दो होता है कॉपर लॉसेस। तो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की लॉसेस होती हैं, दो प्रकार की क्षतियां होती हैं। नंबर एक आयरन कोर लॉसेस, नंबर दो कॉपर लॉसेस। अब आयरन कोर लॉसेस दो प्रकार की होती हैं। ये लॉसेस हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ईडी करंट लॉसेस, और नंबर दो होती है हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो अगर ट्रांसफार्मर में लॉसेस की बात करते हैं तो दो प्रकार की होती है, एक आयरन कोर लॉसेस या कांस्टेंट लॉसेस या फिक्स लॉसेस भी इसको कहते हैं, और नंबर दो हो गए हमारे कॉपर लॉसेस। तो जो आयरन कोर लॉसेस होती है वो दो प्रकार की होती है, एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस। ट्रांसफार्मर में लॉसेस जो होते हैं, लोड बढ़ने पे लॉसेस बढ़ता है, ठीक है, लोड बढ़ेगा तो उसमें लॉसेस बढ़ने के चांस होते हैं। दूसरी बात होता है ट्रांसफार्मर में जो है वोल्टेज, जैसे मान लो हमने प्राइमरी को वोल्टेज दिया, इनपुट में वोल्टेज दिया, तो जब वोल्टेज दिया तो करंट फ्लो हुआ, जब करंट फ्लो हुआ तो उसमें फ्लक्स इंड्यूस हुआ, जब फ्लक्स इंड्यूस हुआ तो हमारा ईएमएफ जो है विद्युत वाहक बल वो प्रोड्यूस हुआ। ये सब होता है। फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर जो हमारी कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ये जल्दी हीट नहीं होती है। जब जल्दी हीट नहीं होती है
तो इसमें जो है लॉसेस होने के बहुत कम चांस होते हैं। अगर ये ट्रांसफार्मर की कोर जो है अन्य मेटल के बना दी जाए तो बहुत जल्दी हीट होने लगती है। जब जल्दी हीट होगी तो उसमें लॉसेस होने के ज्यादा चांस होते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है? ट्रांसफार्मर का उपयोग एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए व्यापक तौर पर किया जाता है। कोई भी जो है ट्रांसफार्मर 100% ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करता। कहने का मतलब यह है, अगर वो 100% ऊर्जा का स्थानांतरण कर देगा तो उसमें लॉसेस नहीं होंगी। ठीक है, तो वही है, और इनपुट में जितनी पावर देंगे अगर आउटपुट में उतनी पावर हमें प्राप्त होती तो ऊर्जा का लॉस नहीं होता है। तो इसीलिए कहा गया ट्रांसफार्मर, कोई भी ट्रांसफार्मर जो है 100% ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करता है। अब ये हमारी जो है पहली लॉस जो है जैसे आयरन लॉस है। आयरन लॉस को कोर लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको फिक्स लॉस भी बोलते हैं। तो ये क्यों होती है? तो ये जो कोर होती है ट्रांसफार्मर की, जो है कोर होती है, इसमें वोल्टेज के कारण होती है। मतलब जितना वोल्टेज हमारा इनपुट में होगा उतना ही वोल्टेज हमारा आउटपुट में भी होता है, यानी कि वोल्टेज इसका फिक्स होता है। तो ये जो क्षति होती है वो वोल्टेज के कारण होती है। इसीलिए इसको हम फिक्स जो है लॉसेस भी बोलते हैं। दूसरी बात जो है, ट्रांसफार्मर की जो लो क्रोड के कारण, जो विद्युत शक्ति की जो खपत होती है, जो एनर्जी लॉसेस होती है, उसको जो हम आयरन लॉस कहते हैं। ट्रांसफार्मर के लो छत के कारण, ट्रांसफार्मर के लो छत के द्वारा पैदा होने वाली विद्युत शक्ति की जो खपत होती है, एनर्जी लॉस होती है, वो जो हमारी लो छत कहलाती है। इस छत का मान जो होता है प्रत्येक लोड पर समान व नियत होता है, इसीलिए इसको हम नो लोड लॉसेस भी कहते हैं। देखिए ईडी करंट लॉस क्या होती है? हमने आपको फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत का बताया है कि जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर एक में बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, या धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, या धारा को बंद कर देते हैं, तो स्वतः प्रेरण द्वारा दूसरी कुंडली में जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसको हम फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जिसको हम म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत कहते हैं। तो देखिएगा ईडी करंट में है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार, किसी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे हमारा मैग्नेट है, NS हो गया, ठीक है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार किसी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार किसी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर के कोर में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण कोर में प्रवाहित होने वाली जो धाराएं होती हैं, जो विद्युत धाराएं होती है, वो अनावश्यक रूप से विद्युत शक्ति की खपत करती है। मतलब अनावश्यक रूप से जो है वो एनर्जी लॉस करती है। इसे हम ईडी करंट कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ईडी करंट लॉसेस होता क्या है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार किसी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर की कोर में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण कोर में विद्युत धाराएं अनावश्यक रूप से विद्युत शक्ति की खपत करती हैं। इसको हम ईडी करंट कहते हैं। इस छत के कारण ही ट्रांसफार्मर की कोर और ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, जिसको हम इस लॉसेस को निम्न सूत्र के द्वारा निकालते हैं। ध्यान देना, यह हमारा होता है WE = BM² F²T²। इस लॉस को निकालने के लिए, ईडी करंट लॉस को निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं। WE = BM² F²T²। तो है W होता है ईडी करंट, ये होता है ईडी करंट छत।
इसका मान हमेशा वाट में होता है, इसका मान वाट में होता है। उसके बाद Bm यहाँ पे हो गया, Bm इक्वल होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वेबर बटे मीटर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यह यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, यह यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है जिसको हम आवृत्ति बोलते हैं। ये हर्ट्ज में होती है, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज। फिर यहाँ पे जो है कोर की मोटाई है, कोर की मोटाई ये मिलीमीटर में होती है, ये हमारी मिलीमीटर में होती है। तो इस सूत्र के द्वारा जो है हम इस लॉस का मान निकाल लेंगे, W इक्वल टू Vm स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर, जहाँ W इक्वल टू ईडी करंट क्षति होती है, इसको हम वाट में नापते हैं, वाट इसका मात्रक है। Bm यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। F यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, इसको हर्ट्ज में कहते हैं, हर्ट्ज में इसका मात्रक है। और T यहाँ पे जो है कोर की मोटाई हो गई, तो ये mm में हो गई। इस तरह से इस सूत्र के जरिए से हम इसकी करंट जो लॉस होती है उसको निकाल लेते हैं। तो ईडी करंट का मतलब होता है, इसको अगर हम कहें ईडी करंट, तो भंवर धाराएं होती हैं, भंवर धाराएं। और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, देखिए जैसे ये हमारा मैग्नेट है, तो यहाँ पे एन ऐसे मान लो है हमारा, तो हम देखते हैं इसका जो है ये जो ध्रुव है, ये पोल है, ध्रुव है, तो जो इसका शक्ति होती है यह यहाँ पे जो है ध्रुवों पे ज्यादा होती है और बीच में कम होती है। तो जब हम रेखाएं, बल रेखाएं खींचते हैं तो ऐसे जाती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये हमारी जो है बल रेखाएं होती है इसकी, ये। तो इसका मान जहां तक होता है वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसका पावर, इसकी शक्ति जहां तक होती है, जिस दूरी तक होती है इसकी शक्ति, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये भंवर धाराएं में ऐसे होती हैं, ऐसे ये भंवर धाराएं हमारी होती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब ट्रांसफार्मर के इनपुट में वोल्टेज प्रवाहित करते हैं, जब ट्रांसफार्मर के इनपुट में वोल्टेज प्रवाहित करते हैं तो इसकी वाइंडिंग से करंट फ्लो होती है। जब करंट फ्लो होती है तो इसमें जो है फ्लक्स वो इंड्यूज होता है। जब फ्लक्स इंड्यूज होता है तो एमएफ जो होता है, विद्युत वाहक बल, वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिससे जो है करंट जो है प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होने लगती है। तो ध्यान देना, हमने बताया है आपको, हमने बताया है कि जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारा करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होता है तो फ्लक्स इंड्यूज होता है। जब फ्लक्स इंड्यूज होता है तो एमएफ को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, तो एमएफ जो प्रोड्यूस होता है। तो जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसके वाइंडिंग से करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो फ्लक्स इंड्यूज होगा। जब फ्लक्स इंड्यूज होगा तो एमएफ प्रोड्यूस होगा, जिससे जो करंट होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंचती है। बेसिकली इसमें करंट जो होती है वो ऐसी फ्लो होती है। जब ऐसी फ्लो होता है तो इसका जो है फ्लक्स होगा वो भी प्रत्यावर्ती होता है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव फिर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, तब एक साइकिल पूरी होती है। तो होता है इसमें है, जब एसी वोल्टेज जब फ्लो होगा तब जब वोल्टेज फ्लो होगा, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो फ्लक्स इंड्यूस होगा। जब फ्लक्स इंड्यूस होगा तो ईएमएफ हमारी जो है प्रोड्यूस होगा, जिससे करंट जो होती है प्राइमरी से फ्लो होकर सेकेंडरी में फ्लो होने लगती है। अब ध्यान देना, भंवर धारा की बात करते हैं।
तो जो भंवर धाराएं हैं, स्पेस जितना ज्यादा होगा, भंवर धाराएं उतनी ही ज्यादा उत्पन्न होंगी। जब भंवर धाराएं जितनी ज्यादा उत्पन्न होंगी उतनी ही ट्रांसफार्मर में लॉसेस ज्यादा होने के चांस होते हैं। इसीलिए इसकी कोर जो होती है वो पतली पतली पत्तियों की बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर की कोर जो होती है वो पतली पतली पत्तियों की बनाई जाती है, जिससे उसमें भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो। जब यहाँ पे स्पेस कम होगा तो इसमें वैसे स्पेस इतना है तो भंवर धारा ऐसे से उत्पन्न होंगी। स्पेस ज्यादा होगा तो भंवर धाराएं ज्यादा उत्पन्न होंगी, जिससे हमारा जो है लॉस होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। जब स्पेस से कम होंगी तो भंवर धाराएं छोटी छोटी से उत्पन्न होंगी। ये भंवर धाराएं छोटी छोटी, जब स्पेस कम मिलेगा तो भंवर धाराएं कम होंगी। जब भंवर धाराएं कम उत्पन्न होंगी तो लॉसेस होने के कम चांस होते हैं। दूसरी बात, इन पत्तियों को लेमिनेट कर दिया जाता है, मतलब जो है इंसुलेटर से जो है लगा दिया जाता है, जिससे हमारी पत्तियां एक दूसरे को टच ना करें, अलग अलग होंगे, जिससे इसमें और भी स्पेस कम हो जाता है। तो यही है, जब भंवर धाराओं में स्पेस ज्यादा होगा तो उसमें लॉसेस ज्यादा होने के चांस होते हैं। जब भंवर धाराएं में इसमें जब लेमिनेट कर देंगे, इनको जो है इंसुलेट कर देंगे, तो इसमें ये होगा कि हमारे स्पेस और भी कम हो जाएगा, जिससे भंवर धाराएं और भी छोटी छोटी उत्पन्न होंगे, जिससे हमें जो है लॉसेस होने के बहुत कम चांस होते हैं, कम होंगे। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। तो ध्यान देना, हमने बताया कि जब इसके इनपुट में वोल्टेज प्रवाहित करेंगे, जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा इसकी बाइंडिंग में। जब करंट फ्लो होगा तो फ्लक्स इंड्यूस होगा। जब फ्लक्स इंड्यूस होगा तो एमएफ प्रोड्यूस होगा। क्योंकि इसका एमएफ जो होता है वो प्रत्यावर्ती होता है, इसलिए ये समय के साथ साथ बदलता रहता है। ठीक है, ये समय के साथ साथ बदलता रहता है। तो ये बार बार चुंबकित और विचुंबकित होगा। चुंबकित होगा मतलब मैग्नेटाइज होगा और डीमैग्नेटाइज होगा। ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में जो इसकी एनर्जी लॉस होती है उसको हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। मतलब चुंबकित और विचुंबकित होने में जो ऊर्जा की खपत होती है उसको हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। अब हिस्टैरिसीस लॉस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं देखें जरा। ये होता है WH इज इक्वल टू BM 1.6 F इंटू V। BM 1.6 F इंटू V, ये कांस्टेंट एक नीता होता। WH इक्वल टू नीटा BM 1.6 F इंटू V। तो वेयर WH जो होती है वो हिस्टैरिसीस लॉस होती है, ये वाट में होता है। नीटा जो होता है हिस्टैरिसीस कांस्टेंट होता है। और इसका जो है BM जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। ये वेबर बटे मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है। जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति बोलेंगे इसको, ऐसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये वाट में होगी, हर्ट्ज में होगी। और V यहाँ पे आयतन है। जो V आयतन होगा कोर का वो मीटर क्यूब में होगा। तो इस फार्मूले के सहायता से हम जो हिस्टैरिसीस लॉस होगी उसको निकाल लेंगे। ये चुंबकीय लॉसेस है, ये हिस्टैरिसीस WH हिस्टैरिसीस लॉस है, नीटा हिस्टैरिसीस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता है। BM चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में, F फ्रीक्वेंसी है, V हमारा आयतन है। ये देखेगा कॉपर लॉस, जैसा कि इसमें नाम ही से है कॉपर लॉस, मतलब ये बाइंडिंग के कारण उत्पन्न होती है। ट्रांसफार्मर में जो ये लॉस होती है बाइंडिंग के कारण उत्पन्न होती है। तो ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग जो होती है कॉपर की होती है, दो होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग। तो जब करंट फ्लो करते, जब वोल्टेज प्रवाहित करते हैं, वोल्टेज जो है अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होता है तो उसका जो रेजिस्टेंस वो बढ़ता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो जो है बाइंडिंग हीट हो जाती है। जब बाइंडिंग हीट होती है तो जो ट्रांसफार्मर की जब बाइंडिंग हीट हो जाती है तो उससे जो लॉस होती है वो हमारी कॉपर लॉस कहलाती है। तो कह सकते हैं कि यह वह क्षति है जो बाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है। कॉपर लॉस वह क्षति है जो बाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण पैदा होती है। इसको हम कॉपर लॉस कहते हैं। ये जो लोड बढ़ने के साथ बढ़ता है, जब लोड बढ़ेगा तो इसकी जो है क्षति जो होती है वो बढ़ेगी। इसको हम
निम्न सूत्र के द्वारा इस लॉस का मान ज्ञात करते हैं। ध्यान देना, टोटल लॉस इज इक्वल टू टोटल लॉस इज इक्वल टू IP RP स्क्वायर प्लस IS RS स्क्वायर। ध्यान देना, P मतलब प्राइमरी और S मतलब सेकेंडरी हो गया हमारा, ठीक है, और ये हमारा वाट में होगा। तो ध्यान देना, फिर IP इज इक्वल टू प्राइमरी बाइंडिंग, प्राइमरी करंट, प्राइमरी और करंट का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। IS इज इक्वल टू सेकेंडरी करंट, ये भी एम्पियर में होगा। RP इज इक्वल टू प्राइमरी रेजिस्टेंस, ये ओम में होगा। RS इक्वल टू सेकेंडरी रेजिस्टेंस, ये भी ओम में होगा। तो ध्यान देना, प्राइमरी का लॉस निकाल लेंगे और सेकेंडरी का निकाल लेंगे, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे, हमारा टोटल लॉस हो जाएगा। तो RP स्क्वायर IP स्क्वायर RP प्लस IS स्क्वायर RS। IP मतलब प्राइमरी करंट, IS मतलब सेकेंडरी करंट, ये एम्पियर में भी करंट है। RP मतलब प्राइमरी रेजिस्टेंस, RS मतलब सेकेंडरी रेजिस्टेंस। इस तरह से जो है इसमें ट्रांसफार्मर की जो लॉसेस होगी हमने बताया है, कोर आयरन लॉस, उसके बाद कॉपर लॉस, आयरन लॉस दो प्रकार के होते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। तो इन लॉसों को निकालने के लिए हमने फार्मूला जो बताया उससे आप रख दोगे तो आराम से लॉस का मान निकल जाएगा। इस तरह से आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे और लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें।